भाइयों, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बैठकर क्यों मैं बोल रहा हूं। कारण यह है कि आज के कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश की पब्लिक मीटिंग को सपोर्ट करने के बाद जब मैं मंच से नीचे उतर रहा था तो मेरे पैर में चोट लग गई है। डॉक्टर्स ने कहा कि 5-6 दिन आराम की जरूरत है, लेकिन आराम मिल नहीं पा रहा है। मैंने कहा चोट लगी है तो लगी रहे। जब तक तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बन जाएगी तब तक मैं चैन नहीं लूंगा, आराम नहीं करूंगा। इसीलिए हमारे इस गुस्ताखी को आप माफ कीजिएगा। हमारे कैंडिडेट यहां के श्री शिवाजी शर्मा, नेशनल सेक्रेटरी श्री नरेंद्र जी रैना, लोकसभा इंचार्ज श्री सरदार केवल ढिल्लन, सुखविंदर सिंह गोल्डी लोकसभा कन्वीनर, स्टेट सेक्रेटरी बीजेपी पंजाब भानु प्रताप राणा, संजीव वशिष्ठ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कमल सैनी खरार विधानसभा एंड चमकौर साहिब विधानसभा से दर्शन सिंह शिवजोत, भूपेंद्र सिंह जी चुरासमा हमारे फॉर्मर मिनिस्टर हैं गुजरात के, बड़े सीनियर लीडर हैं। श्रीमती अंजोत कौर रामूवालिया, श्री अभिषेक गुप्ता, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, एक बार बोलिए बोले सो निहाल, जय श्री राम, भारत माता की। मेरे बहनों भाइयों, आज जिस आनंदपुर साहिब में मैं यहां पर मौजूद हूं, मैं जानता हूं कि इस आनंदपुर साहिब की स्थापना गुरु तेग बहादुर जी ने की है और गुरु गोविंद सिंह जी ने लंबे समय तक यहां पर रहकर खालसा पंथ की स्थापना की है। इसलिए सबसे पहले मैं इस आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती को अपना शीश झुकाकर मैं नमन करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, यदि मैं आपके बीच आया हूं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आया हूं। सुभाष शर्मा को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना है। सुभाष शर्मा को सुनने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि सुभाष शर्मा को आपने चुनकर भारत की संसद में भेजा तो आपकी समस्याओं को प्रभावी तरीके से संसद में आवाज यदि कोई दे सकता है तो आपके सुभाष शर्मा दे सकते हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। मुझे याद है कि आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव अभियान चल रहा था तब यह कहा था कि हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, रंगला पंजाब बनाने की बात तो दूर, इसको कंगला पंजाब बना दिया। जो यह लोग कहते हैं वो कभी करते नहीं। इनके नेता ने भी अपने गुरु अन्ना हजारे को ठगा, दिल्ली की जनता को ठगा। दिल्ली की जनता से कहते रहे कि मैं जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाऊंगा सारी शराब की दुकानें दिल्ली में बंद हो जाएंगी। गली गली में मेरे बहनों भाइयों, दिल्ली में जाकर देखिए, शराब की दुकान खोलने का काम यदि किसी ने किया है, इनके नेता अरविंद केजरीवाल ने किया है। और शराब के घोटाले में ही जेल की हवा खा रहे हैं, 20 दिन के लिए बाहर आए। जो ये कहते हैं उसे ये लोग कभी करते नहीं हैं। यह भी कहा था कि यदि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो मैं कभी भी सरकारी आवास में नहीं रहूंगा। बहनों भाइयों, शीश महल बनवाया है अपने रहने के लिए सरकारी पैसे से। और आपने सुना होगा कि उसी शीश महल में जो इनका आवास है, इन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल की लात घूसों से पिटाई की गई, महिला को बाल पकड़कर जमीन पर गिराया गया। यह है इनकी पार्टी का चरित्र। जो कहते हैं वो करते नहीं।
और बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है वह करती है। और मैं जो कुछ भी बोलने जा रहा हूं, हमारी कहीं कोई बात गलत हो, प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, मेरी आलोचना आप कर दीजिएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। क्योंकि आज तक जो मैंने राजनीति की है अपनी जिंदगी में, जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। हमारे यहां कोई व्यक्ति गलत बोल सकता है, जो कहे वह न हो, यह हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी जो कहेगी बहनों भाइयों वही करेगी। हमारे कहने और करने में, हमारी कथनी और करनी में, हमारे वर्ड्स और डीड में कभी अंतर नहीं रहा है। नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण, जनता से बार बार झूठ बोलने के कारण ही जनता पर से लोगों का विश्वास ही समाप्त, जनता का नेताओं पर से विश्वास ही समाप्त हो गया था। और यह क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट भारत की राजनीति में सारी राजनीतिक पार्टियों ने पैदा किया। लेकिन इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के संकट को चुनौती के रूप में भारत की राजनीति में यदि किसी ने स्वीकार किया है, हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे सारे अब तक के इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर आप देख लीजिए। जब जब हमारी सरकार बनी है, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी हमने कहा है उसे पूरा किया है कि नहीं किया है। हमने कहा था बहुत पहले, जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, धारा 370 को, जो जम्मू कश्मीर को जो विशेषाधिकार प्राप्त है, उसे समाप्त करेंगे। जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है वही जम्मू कश्मीर का दर्जा होगा। बहनों भाइयों, संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलते ही चुटकी बजाकर धारा 370 समाप्त करके हम लोगों ने कहा था 1984 में, मुझे याद है, हम लोग छोटे थे, नारे लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस के लोग कहते थे, हाँ हाँ राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बतलाएंगे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि हम राम मंदिर बनाकर रहेंगे। बहनों भाइयों, आपने देख लिया, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन गया। हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भव्य आयोजन हुआ वहां पर। अब आप लोगों को क्या लगता है मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मैं धर्म, अध्यात्म और राजनीति के बारे में जानता हूं, उस आधार पर मुझे लगता है रामलला अब अपनी कुटिया से, अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य आकर रहेगा मेरे बहनों भाई। अब लोग ये पूछेंगे कि साहब राम राज्य कैसे आएगा। अब यह लंबी बात है, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। जिस दिन लोगों के अंदर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व का बोध पैदा हो जाएगा कि हमें परिवार के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, मानव मात्र, जीव मात्र के लिए क्या करना है, जिस दिन इस जिम्मेदारी का लोगों को एहसास हो जाएगा, उसी दिन मान लीजिएगा कि भारत में राम राज्य आ गया। कैकेयी के अंदर दायित्व बोध, कर्तव्य बोध, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इसी कारण संकट पैदा हुआ और भगवान राम को जेल जाना, वो जंगल जाना पड़ा था। इसीलिए मुझे लगता है कि अब देश की जनता के अंदर जब से हमारी सरकार आई है, लोगों को लगने लगा है कि देश के प्रति हमारी यह जिम्मेदारी बनती है, यह काम मुझे करना चाहिए। धीरे धीरे यह बढ़ता जाएगा। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है मेरे बहनों भाइयों। पहले दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था, भारत की बातों को लोग गंभीरता पूर्वक नहीं सुनते थे। भारत गरीबों का देश है, भारत कमजोर देश है, सुनो न सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज यह भारत दुनिया के मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है।
धन दौलत के मामले में सारी दुनिया में यह धारणा थी कि भारत गरीबों का देश है। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्मा किया है। यहां कोई इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री बैठा होगा, हमारी बात गलत हो तो उस पर वह कमेंट अपने भेज सकता है। 8 वर्षों के अंदर ही भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे नीति आयोग ने कहा। मेरे बहनों भाइयों, अन्य दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने कहा है, फाइनेंशियल फर्म्स ने कहा है। यह भारत की ताकत है। पहले हमारा भारत धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 8 वर्षों के अंदर ही हमारी सरकार ने वह करिश्मा किया है जो भारत धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। आज मेरे बहनों भाइयों, वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया है। सारी दुनिया के अर्थशास्त्री ये कहते हैं, दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो भारत की है। और भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो भारत को दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आने से कोई रोक नहीं सकता, केवल 3 साल के बाद, यानी 2027 में। बहनों भाइयों, ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में। और आज मेरी बात सुन लीजिए, ऐसे ही भारत बढ़ता रहा, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि 2060 आते आते दुनिया का सबसे धनवान और ताकतवर देश कोई होगा तो हमारा और आपका यह भारत होगा। मैं आंकड़े भी दे सकता हूं इस संबंध में। कैसे आप दावा कर रहे हैं? मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं तथ्यों के आधार पर मैं बोल रहा हूं। भारत की वह ताकत है। हम लोगों ने जनता को कभी ठगा नहीं है। बहनों भाइयों, मैं यूपी का रहने वाला हूं। कानपुर में एक दुकान है, ठग्गू वाले का लड्डू। ठग्गू वाले का लड्डू, शायद आप कभी गए होंगे, देखा होगा न। यदि जाएं कानपुर तो जरूर जाइए ठग्गू वाले लड्डू वाले ठग्गू के यहां। बहनों भाइयों, लड्डू वाले जो ठग्गू हैं, वो एक टैग लाइन है उनकी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ऐसा हमारा कोई नजदीकी नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको हमने कभी ठगा ना हो। मैंने हमारा ठगने का काम है। अब बताइए, लड्डू बेचते हैं लेकिन कहते हैं कि मैं ठगता हूं लोगों को। दुकान खूब चलती है। यही हालत आम आदमी पार्टी की है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आम आदमी पार्टी ने ठगा नहीं। हमको कोई बतला दे कि आम आदमी पार्टी ने यह काम किया था, यह कहा था और करके दिखाया। गली गली में शराब की दुकानें खुल गई। यहां पर भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री हैं। क्या कर रहे हैं? रंगला पंजाब बनाने का वादा किया था, क्यों आपने इसको कंगला पंजाब बना दिया? बहनों भाइयों, केंद्र में सरकार बनने दीजिए। एक बार पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। पंजाब का चित्र बदल देंगे। बहनों भाइयों, पंजाब के अंदर वह ताकत है, श्रम करने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं। पंजाब के किसानों ने करिश्मा किया है। पंजाब के किसानों ने कभी अपनी शोहरत सारी दुनिया में हासिल की है। लेकिन कुछ करना पड़ेगा। झूठे झूठे आरोप, झूठी झूठी चीजें ये लोग फैलाने की कोशिश करते हैं और झूठ का सहारा ही लेकर समय समय पर बराबर इन लोगों ने सरकार, मेरे बहनों भाइयों, बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हैं, ये साहब ये लोग आएंगे
तो धर्म के आधार पर आरक्षण करेंगे। बहनों भाइयों, भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता, धर्म के आधार पर किसी भी सूरत में आरक्षण नहीं होगा। यह अपराध इन लोगों ने किया है कुछ राज्यों में। केवल वोट हासिल करने के लिए एक समुदाय का। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। बहनों भाइयों, केवल सरकार बनाने के लिए हम राजनीति नहीं करते। क्या क्या नहीं किया है इन लोगों ने। झूठ बोलते हैं भारत में सबसे ज्यादा महंगाई है, भारत में सबसे ज्यादा गरीबी है। मैं केवल एक बात मैं कहना चाहता हूं, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है ना, सबसे ताकतवर देश अमेरिका है ना। आप उठाकर इंटरनेट पर जाइए, देख लीजिए, वहां के एम्बेसडर हैं, भारत में वहां के एम्बेसडर हैं मिस्टर गारसेटी। मिस्टर गारसेटी ने एक स्थान पर बोलते हुए यह कहा, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि भविष्य देखना चाहते हो तो भारत आओ। इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि भविष्य महसूस करना चाहते हो तो भारत आओ। इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर कम टू इंडिया। यदि भविष्य पर काम करना चाहते हो दुनिया में कहीं मत जाओ, भारत में आओ। यह अमेरिका के राजदूत ने कहा है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत के रक्षा मंत्री के रूप में मैं कह रहा हूं, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। आतंकवाद के मामले में देखा आपने, हमने जो करके दिखाया है। हमने दे दिया अपने पड़ोसी को संदेश, आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाओगे, भारत में आतंकवादी गतिविधियां पैदा करोगे तो समझ लेना भारत अब पहले का भारत नहीं है। भारत के अंदर वह ताकत है कि हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। इन लोगों ने तमाशा बना दिया। महंगाई की बात मैं प्रेस के भी दोस्तों से मैं कहना चाहूंगा, मैं कागज वगैरह लेकर कभी नहीं चलता, लेकिन मैं आंकड़े लेकर आया। विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हमारे भारत की है। पता लगा लीजिए, आज के दिन जहां जहां गैर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर पेट्रोल डीजल महंगा है, जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर पेट्रोल डीजल सस्ता है। इसमें भी कहीं आपको कोई कमी दिखाई पड़े तो मेरी आलोचना कर दीजिएगा। विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कोई है तो भारत की है। युद्ध के बीच भी भारतीयों को बीच से सुरक्षित निकालकर बाहर लाना, यह भी कुवत दुनिया में किसी देश के पास है तो भारत के पास है। आपने देखा, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, रशिया और यूक्रेन, 2 वर्षों से अधिक समय हो गया यह युद्ध चल रहा है। रशिया की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइलें चल रही हैं, यूक्रेन की तरफ से भी चल रहा है। जब यह लड़ाई शुरू हुई थी तो उस समय हमारे जो बच्चे, हमारे भारत के रहने वाले जो बच्चे वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे यूक्रेन में, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, उनके माता पिता जो भारत में रहते थे उन्हें इस बात की चिंता हुई, रूस इतनी तेजी से मिसाइल चला रहा है यूक्रेन के ऊपर, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे जहां रहते हैं वहां आकर मिसाइल गिर गई तो हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। बहनों भाइयों, आंखों में आंसू लेकर उन बच्चों के मां बाप हमारे प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने कहा, मोदी जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालिए। मैं इस बात का साक्षी हूं, मैं इस बात का साक्षी हूं डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, टेलीफोन मिलवाया, सीधे रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और आपको जानकर गौरव होगा, सेंस ऑफ प्राइड,
गौरव की अनुभूति आपको होगी। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया। 22,500 भारत के बच्चे वहां से चलकर भारत आ गए। यह सम्मान है भारत का। दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया इस काम को। यदि किसी ने किया तो भारत ने किया। लोग ये कहते हैं भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाली है। बहनों भाइयों, हम जाति पाति पंथ इस आधार पर राजनीति करने वाले नहीं हैं। इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी, यही हमारी राजनीति का आधार होता है। लेकिन हम अपीजमेंट भी किसी का नहीं करते हैं, तुष्टीकरण नहीं करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था हम आएंगे तो 3 तलाक। 3 तलाक जानते हैं कि नहीं आप लोग? मालूम है? मालूम है कि नहीं? 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त कर देंगे। लोगों ने कहा कि साहब ये दूसरे धर्म का मामला है, आप लोगों को इस तरीके से इस पर नहीं बोलना चाहिए। बहनों भाइयों, माता बहन और बेटी चाहे किसी धर्म की मानने वाली हो, हमारी मां है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है। उसके साथ यदि जुल्म होगा, सरकार बने अथवा न बने, उस बेटी बहन मां के साथ हम खड़े होंगे। और हम लोगों ने 3 तलाक को समाप्त करने का वचन दिया था, समाप्त कर दिया। हिम्मत चाहिए, 56 इंच का सीना चाहिए भारत जैसे 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को चलाने के लिए। कमजोर कलेजे का कोई इंसान बहनों भाइयों भारत को नहीं चला सकता। चलाते रहे लोग 52 ईयर्स, 52 वर्षों तक अखंड हुकूमत की है कांग्रेस ने। मैं यह नहीं कहता हूं कि कुछ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन काम करने की, विकास की जो तेजी चाहिए थी, वह कांग्रेस अथवा कोई दूसरी पार्टी इस देश में पैदा नहीं कर पाई। विकास की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ डेवलपमेंट जो हमको मोदी के शासनकाल में देखने को मिली है, बहनों भाइयों, आजाद भारत के इतिहास में किसी के शासनकाल में देखने को नहीं मिली। कभी कभी लाचारी कैसे दिखाया है प्रधानमंत्रियों ने। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, श्रीमती इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी जी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, मैं सभी का मैं सम्मान करता हूं। मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना कभी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता, वह संस्था होता है। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए इंडिविजुअल बट ही इज ए इंस्टीट्यूशन, मेरा यह मानना है। लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा था, क्या करें, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं दिल्ली के बैंक से 100 पैसा नीचे भेजता हूं, केवल 14-15 पैसा लोगों के पास पहुंच पाता है, और 85 पैसा 85 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता। प्रधानमंत्री ने यह लाचारी व्यक्त की थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इस लाचारी को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और जनधन, आधार और मोबाइल क्या ऐसी त्रिमूर्ति बना दी मेरे बहनों भाइयों कि दिल्ली के बैंकों से जो भी पैसा चलता है, 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने वाला। इसको कोई नकार नहीं सकता। मैं ये नहीं कहता कि भ्रष्टाचार पूरा समाप्त कर दिया हम लोगों ने। भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में हम लोगों ने प्रभावी कदम उठाए हैं। यह कुवत भारत के अंदर है। अब देखिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत कितना आगे जा रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल आप दबाते हैं, जितना पैसा चाहिए बैंक से निकाल लेते हैं आप। लेना देना सब मोबाइल से। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, दुनिया का सबसे धनवान देश अमेरिका, उसके बाद चीन,
वहां भी डिजिटल ट्रांजैक्शन उतना नहीं होता है जितना भारत में होता है। दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन जितना होता है उसका 46%, 46% से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन यदि कहीं पर होता है मेरे बहनों भाइयों तो भारत में होता है। यह सब करिश्मा तो धरती का है। सबसे सस्ती इंटरनेट सेवा, सबसे सस्ती इंटरनेट सेवा, आपका कोई दोस्त मित्र अमेरिका में होगा, पूछ लीजिएगा, वहां से भी सस्ती इंटरनेट सेवा यदि कहीं पर है तो मेरे बहनों भाइयों भारत में है। भारत कहां जा रहा है या कांग्रेस के दोस्तों को और आपके दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा है? चंद्रमा, मेरे बहनों भाइयों, वैज्ञानिकों ने करिश्मा किया है। मुझे याद है, मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, विद्यार्थी रहा हूं फिजिक्स का। मैं जानता हूं हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 छोड़ा था चंद्रमा पर, साउथ पोल पर पहुंचने के लिए, फेल हो गया। हमारे प्रधानमंत्री को रात को खबर मिलती है, सुबह उनके पास पहुंच जाते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं मेरे बहादुर वैज्ञानिकों चिंता मत करो, जो खर्च हुआ होगा होगा, आगे जितना खर्च करना हो खर्च करो, लेकिन चंद्रयान के साउथ पोल पर पहुंचना है। और उसके बाद आपने देखा कि चंद्रयान 3 हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के साउथ पोल पर मेरे बहनों भाइयों अपने लैंडर को उतार दिया। दुनिया का पहला देश भारत है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना लैंडर उतारने में कामयाब हुआ है। पहला देश है यह भारत। कोरोना के संकट में आपको लगता होगा कोरोना कोई वो सामान्य बात है, वैक्सीन नहीं बनती थी, यहां टीका जो लगता है वैक्सीन नहीं बनती थी। भारत ने करिश्मा किया है, एकदम उंगली तले, दांत तले उंगली दबा लिया दुनिया वालों ने। हमारे वैज्ञानिकों ने, प्रधानमंत्री ने बैठक की, उसके बाद करिश्मा किया, इतना वैक्सीन बनाया, कोरोना का टीका बनाया कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने आप लोग बैठे हैं सबको कम से कम 2 डोज कोरोना की टीका की लगी होगी, नहीं तो 3 डोज भी लगी होगी। मेरी बात गलत हो तो ताली मत बजाइए, सही हो तो ताली बजा दीजिए तो मैं मान लूंगा। दुनिया में अब चले जाइए, अमेरिका में भी कोई दावे से कह दे, चाइना में भी कोई दावे के साथ कह दे, और हमारे वैज्ञानिकों ने वह करिश्मा। देखिए माहौल पर होता है, सरकार किसको कितना सपोर्ट करती है, सरकार की विल पावर, इच्छा शक्ति के अनुसार ही सारी दुनिया चलती है। जो प्रधानमंत्री बैठा है, आपको जानकारी होगी कि हम लोगों ने 140 करोड़ की जनसंख्या के भारतवासियों को ही कोरोना का टीका नहीं लगाया, बल्कि दुनिया के 100 देशों को कोरोना का वैक्सीन मुहैया कराया है आपके वैज्ञानिकों ने। दुनिया के 100 देशों को। अब फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। यहां हमारे कुछ भाई ऐसे भी बैठे होंगे जो राशन लेते होंगे, फ्री राशन जो 5 किलो मिलता है। देखिए मैं भी गांव का रहने वाला हूं, कोई मैं शहरी बाबू नहीं हूं, जैसे आप हैं मैं भी हूं। गांव से बहुत सारे लोग ही आकर रहते होंगे। बहनों भाइयों, जो 5 किलो फ्री राशन मिलता है, बहुत लोग समझते हैं घर में एक ही आदमी लेता होगा। मैंने देखा है 3, 4, 5 लोग हैं तो सब 5-5 किलो लेते हैं। और इतना ही नहीं, खाते भी हैं, अब बच जाता है तो फिर ले जाकर बेच भी देते हैं। यह सही है कि नहीं? सही हो तो ताली बजाइए, ना तो मत बजाइए। और अगले 5 वर्षों तक यह फ्री राशन मिलता रहेगा। भारत के किसानों ने करिश्मा किया है मेरे बहनों भाइयों, इतना अन्न पैदा किया है, इतना अन्न पैदा किया है। इसलिए हम आपसे समर्थन मांगने आए। और इतना ही नहीं, मैं एक आंकड़ा और आप सबको मैं देना चाहता हूं। कहते हैं बेरोजगारी यहां सबसे अधिक है। मैं पत्रकार दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि देख ले इसको।
लोग कहते हैं भाजपा सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ी है, यह सब हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। बेरोजगारी पर सतत प्रहार किया, असंगठित क्षेत्र की बेरोजगारी है, मुद्रा लोन, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने दी हैं। मैं आंकड़ा दूंगा तो हैरत में होंगे। साउथ अफ्रीका में, ध्यान से सुनिए, साउथ अफ्रीका में 32.6% बेरोजगारी है, इराक में 15.55% बेरोजगारी है, ब्राजील में 7.9% बेरोजगारी है, इटली में 7.6% बेरोजगारी है, फ्रांस में 7.2% बेरोजगारी है, चीन में 5.3% बेरोजगारी है, अमेरिका में 3.8% बेरोजगारी है और भारत में 3.2% बेरोजगारी है। यह है भारत की ताकत, यह है भारत की ताकत मेरे बहनों भाइयों। मैंने कहा बात करनी है तो आंकड़ों के आधार पर ही बात करनी चाहिए। महंगाई की बात मैं करता हूं। भारत में खाद्य सामग्री, खाने पीने वाली जो होती है, उस पर महंगाई दर 2.91% है, अपने सबसे निचले स्तर पर 2.91% है। दुनिया के 100 देशों में महंगाई दर 10% से ज्यादा है और यहां पर 2.91% से कम है। अब अमेरिका में सुन लीजिए, अमेरिका तो मैं जानता हूं, यहां के बहुत लोग रहते हैं, अमेरिका, कनाडा, कहां कहां, फ्रांस, बहुत लोग रहते हैं। अमेरिका में खाद्य महंगाई, फूड आइटम्स की बात मैं कर रहा हूं, अमेरिका में 7.7% है, फ्रांस में 19% है, ऑस्ट्रेलिया में 8.5% है, पाकिस्तान में 48% है, 50% से 2% कम, ब्रिटेन में 19% है, जर्मनी में 8% है, जापान में 8.5% है, श्रीलंका में 21% है, भारत में 2.91% है। बहनों भाइयों, जो भी बातें मैंने की है तथ्यों के आधार पर की है, जो आंकड़े हैं उन आधार पर की है। और भारत सारी दुनिया मानती है और सारे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भी अब कहते हैं कि 21वीं सदी यदि किसी की है इस दुनिया में तो भारत की है। 21वीं सदी यदि किसी की है, 21st सेंचुरी इस वर्ल्ड में किसी की है तो भारत की है। इसलिए मैं आप सबका सपोर्ट मांगने आया हूं। अब देखिए झूठ कितना बोलते हैं। ये कहते हैं साहब मोदी जी को 400 सीटें यदि मिल जाएंगी, इतनी सीटों से जीत जाएंगे, तो पक्का मान लीजिए कि वो तानाशाह बन जाएंगे, तानाशाह बन जाएंगे। बहन भाई, मैं एक उदाहरण आपके सामने, 132 बार इस आजाद भारत में 132 टाइम्स 132 बार धारा 356 के तहत चुनी हुई सरकारें, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को भंग किया गया है। 132 टाइम्स, जिसमें 90 टाइम्स 90 बार केवल कांग्रेस ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को भंग किया है। क्या यह तानाशाही नहीं है? और मोदी जी ने 10 वर्षों में एक भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को कभी भंग नहीं किया है, भले ही पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार। उनके चरित्र में और हमारे चरित्र में यह अंतर है। और यह कहते हैं साहब लोकतंत्र संकट में पड़ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने पुराने लोगों से पूछ लीजिए, क्या हुआ था 1975 में? श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, लाखों की संख्या में लोगों को जेल के पीछे डाल दिया, अदालत का फैसला उनके खिलाफ आ गया, बस इतने पर ही। जजेस की सीनियरिटी में ऊपर नीचे कर डाला, किसी को नहीं छोड़ा। वह तानाशाही नहीं थी,
और हम लोगों को कहते हैं कि, और बहनों भाइयों 10 वर्षों में मोदी जी ने एक भी चुनी हुई सरकार को भंग नहीं किया है, एक भी चुनी हुई सरकार को भंग नहीं किया। गलत गलत आरोप, कहते हैं आएंगे तो रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे पिछड़े वर्ग का और शेड्यूल कास्ट का। बहनों भाइयों मैं डंके की चोट पर कहता हूं, कोई मां का लाल पिछड़े वर्ग का और अनुसूचित वर्ग का आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। इन लोगों ने धर्म के आधार पर आरक्षण करके कटौती उसमें की थी। जो चीज असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस काम को भी इन लोगों ने किया। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं बहनों भाइयों, आपका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सुभाष शर्मा को बहुत सोच समझकर चुनाव के मैदान में उतारा है। नौजवान भी हैं और शहरी बदन के भी हैं। शहरी बदन है, इस समय यहां होंगे, चंद क्षणों में वहां होंगे। और मैं समझता हूं सांसद चुने जाने के बाद जनता के साथ एक जिंदा संपर्क बनाकर रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है इनके शरीर और इनके चेहरे को देखने के बाद जो मैं नतीजे पर पहुंचा, तो जिता देंगे पक्का पक्का। मैं ऐसे नहीं मानूंगा। यदि एक बार सभी लोग हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए तो मैं मान लूंगा कि सुभाष शर्मा को आप भारी मतों से विजय दिला देंगे। खड़े हो जाओ, एक बार और फिर से बजा दीजिए, फिर से बजा दीजिए मेरे बहनों भाइयों तालियां। भारत माता की, भारत माता की। बोलिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक बार बोले सो निहाल। बहनों भाइयों मत भूलिएगा कभी, भारतीय संस्कृति, इंडिया की कल्चर, भारतीय संस्कृति को बचाने में सिख समाज का जो योगदान है उसे भारत कभी भूल नहीं सकता है। मैं इस पर घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे भाषण दे सकता हूं। बादल साहब थे, जानते थे, बहुत बड़ा योगदान है। कौन भूल सकता है उस महाराजा रणजीत सिंह को? स्वर्ण मंदिर पर सोने का छत्र लगवाते हैं, तो वहीं पर वाराणसी में जाकर काशी विश्वनाथ के मंदिर पर भी सोने का छत्र लगवाते हैं। कभी कभी मैं देखता हूं आपस में कभी गलतफहमियां पैदा होती हैं। सीमाओं पर भी हमारे सिख समाज के लोग जिस बुलंदी के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। मिलकर आगे बढ़िए, भविष्य आपका है। नए भारत का निर्माण होते हुए आप अपनी आंखों से देख रहे हैं बहनों भाइयों। नए भारत का नई सोच के साथ निर्माण होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हुण मैं कहांगा अमन जी नूं भी अपने मंडल समेत स्वागत करन। अमन राणा जी, अमन जी आन। अभिषेक गुप्ता जी, साडे मंडल अध्यक्ष अभिषेक गुप्ता जी, भानु प्रताप राणा जी ते होर साडे भारतीय जनता पार्टी का परिवार आए हुए, साडे मुख्य मेहमान श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री भारत सरकार, उन सभी का स्वागत करें। हमारे कुराली